नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। अरविंद एक होनहार छात्र था जिसे बचपन से ही गणित में दिलचस्पी थी। गणित में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसने पीएचडी करने की ठानी और जल्द ही एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। लेकिन रिसर्च आसान काम नहीं था। उसे घर पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसके माता पिता हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। एक दिन उसने अपनी समस्या अपने दोस्त करण को बताई। करण सोच में पड़ गया और बोला, तू एक काम क्यों नहीं करता? यहां से 600 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है, नाम है शांतिनगर। वहां जाकर अपनी किताबें लेकर रिसर्च कर। वहां बहुत शांति है, कोई भी नहीं रहता। आराम से काम करना और फिर वापस आ जाना। अरविंद ने इस पर विचार किया और सोचा, बात तो तू सही कह रहा है, इसके बारे में सोचता हूं। करण के जाने के बाद अरविंद ने काफी देर तक सोचा। फिर उसने शांतिनगर जाने का मन बना लिया। अगले ही दिन उसने अपना सामान समेटा और सारी किताबें एक बैग में भर लीं। स्टेशन जाकर शांतिनगर का टिकट खरीदा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई जिसमें वह बैठ गया। ट्रेन की खटखट की आवाज में उसे नींद लग गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसने आंखें खोली तो ट्रेन रुक चुकी थी। बाहर से आवाज आई, उतरो भाई, शांतिनगर आ गया। अरविंद भीड़ के साथ ट्रेन से नीचे उतर गया। चारों ओर हरियाली देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने शांतिनगर की जो कल्पना की थी वह बिल्कुल वैसी ही थी। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उसने अपने लिए किसी होटल या गेस्ट हाउस की तलाश शुरू की। शांतिनगर एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादा घर नहीं थे। होटल के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा गेस्ट हाउस था और वह भी टूरिस्टों से भरा हुआ था, जिससे अरविंद को वहां जगह नहीं मिली। परेशान होकर वह एक दुकान में घुसा और दुकानदार से पूछा, भाई, यहां कोई और रहने की जगह है क्या? सामने वाला होटल तो पूरा भरा हुआ है। दुकानदार ने कहा, यहां तो कोई जगह नहीं मिलेगी। गांव वाले अजनबियों को अपने घर में रखने से डरते हैं। तुम कहो तो। वह रुक गया। हां, बताओ क्या कहना चाहते हो? अरविंद ने पूछा। देखो, एक जगह तो है खाली, लेकिन दुकानदार ने हिचकिचाते हुए कहा। पर क्या? अरविंद ने उत्सुकता से पूछा। वहां कोई आता जाता नहीं है। जंगल के बीच एक पुराना बंगला है, दुकानदार ने कहा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक रिसर्चर हूं, मुझे ऐसी शांत जगह की तलाश है, अरविंद ने जवाब दिया। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी और दुकानदार को टोकते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो? उस बंगले के बारे में बता रहे हो? अरविंद ने उस औरत की ओर देखा। बेटा, वहां मत जाना। वह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई सालों से वीरान पड़ा है, बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। दुकानदार ने उसे झिड़कते हुए कहा, यह तो अंधविश्वास फैला रही है, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। दुकानदार अरविंद को गांव की गलियों से होकर उस बंगले की ओर ले गया। कुछ देर बाद जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा वीरान बंगला नजर आया। उसके चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया हो। दुकानदार ने उसे चाबी थमाते हुए कहा, अब तुम इत्मीनान से अपनी रिसर्च कर सकते हो। अरविंद ने पूछा, आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे? दुकानदार बोला, मुझे दुकान में काम है। मैं छंपा को भेजता हूं जो तुम्हारे लिए सफाई कर देगी और खाना भी बना देगी। ऐसा कहकर वह वहां से रफू चक्कर हो गया। अरविंद ने बंगले को ठीक से देखा। वह एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का बंगला था जिसके दरवाजे और खिड़कियां ऊंची थीं। खिड़कियों के कांच जगह जगह से टूटे हुए थे। दीवारों और छत पर बेलों ने कब्जा कर रखा था। अरविंद ने दरवाजा खोला। एक चीखती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुला। उसके खुलते ही अंदर के चमगादड़ उड़कर बाहर निकल गए। कुछ देर बाद
जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा वीरान बंगला नजर आया। उसके चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया हो। दुकानदार ने उसे चाबी थमाते हुए कहा, अब तुम इत्मीनान से अपनी रिसर्च कर सकते हो। अरविंद ने पूछा, आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे? दुकानदार बोला, मुझे दुकान में काम है। मैं चंपा को भेजता हूं जो तुम्हारे लिए सफाई कर देगी और खाना भी बना देगी। ऐसा कहकर वह वहां से रफू चक्कर हो गया। अरविंद ने बंगले को ठीक से देखा। वह एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का बंगला था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां ऊंची थीं। खिड़कियों के कांच जगह जगह से टूटे हुए थे। दीवारों और छत पर बेलों ने कब्जा कर रखा था। अरविंद ने दरवाजा खोला। एक चीखती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुला। उसके खुलते ही अंदर के चमगादड़ उड़कर बाहर निकल गए। अंदर जाते ही उसकी नजर सामने की दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। वह एक अंग्रेज आदमी का पोर्ट्रेट था, जिसने जज के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक रस्सी थी, जो दरअसल फांसी का फंदा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर आई। क्या आप चंपा हैं? अरविंद ने पूछा। हाँ, मैं ही हूं। मुझे काम नहीं मिलता, इसलिए यहां आकर काम करने पर मजबूर हूं। पर बेटा, तू यहां क्यों आ गया? चंपा ने पूछा। मैं आपकी बात समझा नहीं, अरविंद ने कहा। उसने पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यह वही जज है जिसका यह घर है? चंपा ने हिचकिचाते हुए बताया, यह कोई घर नहीं बल्कि एक जेल खाना था। वह कोई जज नहीं, एक जल्लाद था। और? अरविंद ने पूछा। कहते हैं कि वह मरने के बाद भी यहां मौजूद है। तेरे पहले भी यहां 2 लोग रहने आए थे, लेकिन अगली सुबह फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए। लेकिन मौसी, मुझे इन बातों पर कोई यकीन नहीं है, अरविंद ने कहा। चंपा मौसी ने हाथ सेकने के लिए भट्टी जलाई और कमरे की सफाई करने लगी। शाम के 7 बज चुके थे। चंपा ने अरविंद के लिए चाय बनाई और रात के खाने का इंतजाम किया। वह फिर से उसे आगाह कर चली गई। अरविंद ने खाना खाया और फिर अपनी किताबों को निकालकर पढ़ने लगा। रात के समय को उसने पढ़ाई के लिए चुना, ताकि उसे कोई डिस्टर्ब न करे। लैंप की रोशनी में वह पढ़ाई करने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने देखा कि कमरे में बहुत सारे चूहे घूम रहे थे। उसने एक किताब उठाकर उनकी तरफ फेंकी। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा एक मित्र वीर प्रताप, जो कि बांजली राज्य के शाही परिवार का वंशज था, कुछ दिन पहले मिला। उसने बताया कि बांजली में उसकी कुछ जमीनें और इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत, जो उसके पूर्वजों ने वन विभाग को किराए पर दी थी, यह इमारत वन विभाग के मुख्य द्वार के समीप बनी थी। बांजली के महाराजा यहां शिकार पर ठहरते थे। बाद में इसे वन विभाग को दे दिया ताकि जंगल पर निगरानी रखी जा सके। परंतु कुछ सालों बाद ही वन विभाग ने उसे छोड़ दिया। कहा जाता है कि बांजली की घाटी में भूत प्रेतों का वास है। यही वजह थी कि वन विभाग के लोग डर के मारे उस इमारत को छोड़ गए। वह इमारत अब वीरान पड़ी है। इसी बीच मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस इमारत में कुछ दिन रहूं और अपनी किताब पर काम करूं। अब तक मैंने दूसरों के अनुभव पर आधारित किताबें लिखी थीं, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह घटना मेरे साथ हुई है, तो मेरी किताब सुपरहिट होगी। मैंने वीर प्रताप से बात की और उसे कहा कि मुझे उस इमारत में कुछ महीनों तक रहने दें। इस अनुभव पर आधारित एक किताब लिखूंगा जो पूरी तरह से सुपरहिट साबित होगी और यह इमारत भी प्रसिद्ध हो जाएगी। वीर प्रताप को मेरा विचार पसंद आया। इसमें हमारा बराबर का फायदा था। इसलिए मैं आ गया बांजली और रहने लगा उस इमारत में, जिसका नाम था चांदनी हवेली। चांदनी एक 3 मंजिला हवेली थी, जो बाहर से किसी महल की तरह लगती थी। इसमें 20 कमरे थे और एक तहखाना भी। ज्यादातर कमरे बंद पड़े थे। मुझे सबसे निचली मंजिल का एक कमरा ही उपयोगी लगा। कमरा राजपूत और ब्रिटिश शैली का मिश्रण था। यहां आए हुए मुझे सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे और अब तक मेरे साथ कुछ भी भूतिया गतिविधि नहीं हुई। मैंने इमारत के रखवाले गोपाल से पूछा कि चांदनी हवेली के बारे में कुछ बताएं। उसने अपने साथ हुई सभी घटनाओं को बताया। उसने कहा कि उसे हवेली से हंसने की आवाजें आती हैं और जंगल के भीतर से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि रात में जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है वह भटक जाता है और फिर भूत उसे मार डालते हैं। परंतु जंगल में एक नेक आत्मा भी है
जो बुजुर्ग के रूप में आती है और भटके हुए मुसाफिरों को सही रास्ता दिखाकर उनकी जान बचाती है। गांव वाले भी यहाँ आसपास नहीं आते। कहते हैं कि उनकी जो गाय या बकरी यहाँ की घास भी खा ले तो अगले दिन उसकी लाश ही मिलती है। गोपाल ने कहा कि अगर चांदनी हवेली में हो रही गतिविधियों पर ध्यान न दें तो कोई खतरा नहीं, परंतु कई बार बुरी आत्माएं उसे भ्रम में डाल देती हैं और जंगल की ओर जाने को मजबूर करती हैं। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि चांदनी तो केवल आड़ है, असली खतरा तो जंगल है जिसमें सम्मोहन शक्ति है। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हाँ, मैं मानता हूं कि लोग रास्ता भटक जाते होंगे और शायद इस जंगल में कोई नशीला पदार्थ है जिससे लोगों को भ्रम होने लगता है। 2 हफ्ते और बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, रात में किसी के चलने की आवाज जरूर आती थी, पर इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो मैं अपनी किताब लिखूंगा किस पर। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा दिमाग भी मेरे साथ खेल खेले और मुझे भ्रम में डाले, परंतु कुछ नहीं हो रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फैसला किया कि मैं रात को जंगल में जाऊंगा और अपने अनुभव को तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा ताकि उसे और भूतियां बना सकूं। मैंने जंगल का नक्शा, एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। हवेली से निकलकर मैं चुपके चुपके जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल वाकई में काफी घना था। टॉर्च की रोशनी में उस अंधेरे में बहुत कम ही दिखाई पड़ रहा था। मेरे पैरों के नीचे आते सूखे पत्तों की चरम-चम की आवाज मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा शांति थी। मेरे पैरों के नीचे से जो आवाज आ रही थी वह जंगल के अजीब सन्नाटे में एक अकेली आवाज थी। मैं धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। अभी मैं हवेली से निकलकर जंगल में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं सतर्क हो गया। मुझे लगा कि कहीं गोपाल ने मुझे देख तो नहीं लिया। फिर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जरूर कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं टॉर्च की रोशनी में उस घने जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था और बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि मेरे साथ कुछ तो हो, कम से कम कोई भूत नजर तो आए, तभी तो मैं अपनी किताब में लिखूंगा, वरना मैं लिखूंगा क्या। बस यही सोचकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे सामने पता नहीं कहां से एक बच्चा खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक यह बच्चा इस जंगल में आ कहां से गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ टॉर्च मारी तो उसकी आंखें पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थीं और चेहरे से जैसे रंग ही गायब था। उसके शरीर में मानो खून ही नहीं था, पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, जैसे सूख गया हो। पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर फिर झुककर उससे पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और फिर मैंने जिस हाथ में टॉर्च पकड़ी थी उस हाथ को अपने हाथ से पकड़कर थोड़ा नीचे किया। फिर टॉर्च की रोशनी अपने चेहरे के पास लाकर अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान काफी अजीब और थोड़ी डरावनी थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह बच्चा कौन है और इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है। तभी अचानक वह बच्चा मेरी आंखों के सामने से ऐसे ओझल हो गया जैसे हवा में धुआं मिल जाता हो। अब मैं थोड़ा घबराया, कहीं ना कहीं अब मुझे डर भी लग रहा था। तभी मैंने टॉर्च की रोशनी जमीन की तरफ घुमाई तो देखा कि जैसे वहां राख से हल्के से लिखा था, आगे बढ़ो। मैं समझ गया कि आगे जरूर कुछ होगा। हालांकि मेरे मन में डर भी था, मगर कहीं ना कहीं मैं बहुत ही उत्साहित भी था। अभी मैं वहां अपना कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि गोपाल था। उसने मुझे समझाया कि मैं आगे न जाऊं और कहा, साहब, यहां से जितना जल्दी हो सकता है हमें निकलना होगा। अगर हम नहीं निकले तो हम दोनों मारे जाएंगे। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि एक संदेशा था, वही आपको भटका देगा। यहां से आगे जाने के लिए आपका हमेशा मन करेगा, मगर जैसे ही आप यहां से आगे गए आप मारे जाएंगे। मैं कमल राम को समझा रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी वह जबरदस्ती मुझे वहां से अपने साथ हवेली में ले आया। मैंने हवेली का दरवाजा खोला और गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी पास ही में मुझे एक छोटे से कमरे का दरवाजा खुला दिखा। मैंने उस कमरे में झांक कर देखा तो पाया कि गोपाल चुपचाप अपने कमरे में सोया हुआ था। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही।
समझ नहीं आ रहा था कि अगर गोपाल यहां सो रहा है तो फिर वह कौन था जो मुझे जंगल से यहां तक लेकर आया। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। मैं बहुत ही साहसी किस्म का आदमी था, मगर अब डर मुझ पर हावी हो चुका था। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह मैं उठा और तुरंत उस जगह को छोड़ आया। फिर कभी भी उस जगह पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।